बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ है फुरकान बॉबी, हम बॉबी को भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बॉबी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और उम्मीद है कि बाकी सब लोग भी ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का आगाज़ अच्छे तरीके से कर चुके होंगे। थोड़ी जल्दी में लग रहे हैं आप मुझे। मैं इसलिए जल्दी में हूँ क्योंकि मैं अपना इधर ये काम भी साथ साथ सर अंजाम दे रहा हूँ, क्योंकि जब बंदा घर से लेट आता है तो फिर ये चीज़ें तो सामना करना पड़ता है ना इनका। ओके जनाब, सही है। अच्छा, ये एक तो घर से देर आना ये बहुत बड़ा मसला है, और फिर किसी जगह पे देर से पहुंचना ये भी बहुत बड़ा मसला है। वो देर से पहुंचने के लिए जो हमें रास्ते में एक शदीद ट्रैफिक से गुजरना पड़ता है, उसे देख के जो है बड़ा दिल बुरा होता है कभी कभी कि ये ट्रैफिक का सिस्टम जो है ये कैसे ठीक होगा। सुबह सुबह क्यों सारे लोग इतनी ट्रैफिक में फंस जाते हैं। एक्चुअली वो ट्रैफिक बुरी नहीं होती है, वो हम लोग खुद उस ट्रैफिक का हिस्सा होते हैं। हम लोग खुद तो हैं ट्रैफिक, और कौन है? बाहर से लोग तो आके ट्रैफिक नहीं बनाते हैं। तो हम लोगों में हमें वो थोड़ा सा वो देखना चाहिए कि अपनी लेन में रहें हम लोग, और एक जो ट्रैफिक सेंस है वो बिल्कुल हर शहरी में होनी चाहिए। हम ट्रैफिक जैम होने पे बड़ा परेशान हो जाते हैं। बड़े बड़े कामयाब ममालिक हैं जहाँ पे देखा जाए तो घंटों घंटों ट्रैफिक जैम रहती है। बड़े बेहतरीन दुनिया के ट्रैफिक के सिस्टम जो है वहाँ पे राइज हैं, मगर वहाँ पे ट्रैफिक जैम रहती है। मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें आज तक की सबसे ज़्यादा तवील जो ट्रैफिक जैम रही है वो बीजिंग में रही, चाइना में, जो तकरीबन 11 दिन तक जो है वो ट्रैफिक जैम रही। वहाँ पे वो लोग वहाँ से हिल नहीं रहे। आधा मील रोज़ाना जो है ना वो गाड़ियाँ आगे को मूव करती थी। इस तरह बुरी तरह ट्रैफिक जैम थी कई किलोमीटर तक। तो इस तरह का सिलसिला होता रहता है। जहाँ ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे ये सारा कुछ होना होता है। मगर उसके अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ इन सारी चीज़ों को हम देख के जो हमारे यहाँ की सूरत हाल है उसे भूल नहीं सकते हैं। हम यहाँ पे हेलमेट नहीं पहनते हैं, हम यहाँ पे मतलब वो सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं, हम यहाँ पे बग़ैर लाइसेंस के अपना मोटरसाइकिल चलाते हैं, बग़ैर लाइसेंस के हम लोग जो है वो गाड़ी चलाते हैं। एक चीज़ मैं कल सोच रहा था कि जब हम अगर आप साइकिल पर ट्रैवल करने वाले हैं तो जब आप साइकिल चला रहे होते हैं थोड़ा सा सुकून रहता है, मगर जिस वक्त आप रुकते हैं तो किसी सिग्नल पे तो वहाँ पे होता है कि जल्दी जल्दी साइकिल चलाएं, थोड़ी हवा लगे। यहाँ सड़क की जो तपिश है, जो उसकी हीट है, उससे बुरा हाल हो रहा है। बाइक वालों को भी डेफिनेटली, आप मेरी बहनें जब भी जाती होंगी बाहर, या जो मेरे भाई देख रहे हैं वो जब बाइक चलाते हैं तो वो जो एक रोड की एक तपिश होती है जो उससे वो निकलने की कोशिश करते हैं। गाड़ी वाले भी, गाड़ी में तो वैसे AC लाजमी सा समझा जाता है, अगर AC ना हो तो गाड़ी खड़ी रहे तो वो थोड़ी बड़ी तकलीफ़ का बायस होता है। तो मैं सिर्फ ये देख रहा था कि वो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले, वो हमारे भाई जो सड़क में तपती धूप में वो 8 घंटे 10 घंटे वो खड़े रहते हैं सेंटर में, उसी सड़क पे जहाँ पे हमारे लिए 1 मिनट ही सिग्नल पे खड़े होना हमें तकलीफ़ होती है। तो वो बड़ा हमें वो हो रहा था कि हमें एक दूसरे की जो ड्यूटीज़ हैं उनका एहसास करना चाहिए और उसके साथ साथ अपनी ज़िम्मेदारी ठीक से अदा करनी चाहिए। आज हमारा जो मौजू है ये ट्रैफिक के हवाले से, ये ट्रैफिक कवानीन की पासदारी, अच्छे शहरी की ज़िम्मेदारी, ये हमारा आज का मौजू है। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा, मेरे साथ जो मेरे काबिल एहतराम मेहमानाने ग्रामी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा DIG साहब हैं, कराची CIA के डॉक्टर जमील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। कैसे हैं आप? आई एम गुड, ग्रेट। और डॉक्टर साहब के साथ साथ जो हमारे दूसरे मेहमान हैं, हमारे बड़े अजीज़ मेहमान हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार नज़ाकत साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक। क्या बात है जनाब। डॉक्टर साहब, ट्रैफिक के हवाले से हमें प्रोग्राम के एक हिस्से में हमने बात करनी है और बातें बहुत ज़्यादा हैं, ये तो कम से कम एक हफ़्ते की बातें हैं जो हमने एक हिस्से में करनी है, तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। अच्छा, वन व्हीलिंग जो करते हुए लड़के नज़र आते हैं तो मुझे सीरियसली बड़ा दुख होता है, क्योंकि एक तो वो जब भी कोई चोट लगती है तो वो जान से जाते हैं, और वो सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, वो बच्चे अपने उस लड़कपन और गर्म खून की वजह से एक पूरे ख़ानदान को पीछे मतलब कई साल रुलाते रहते हैं सर। तो उनके लिए क्या हिकमत अमली है? वो कैंपेन आए दिन तो चलती रहती है आप लोगों की, बताइए कुछ इस बारे में। ये एक बड़ा क्रेज़ी किस्म का एडवेंचर है जो कराची में फ़ेज़ 8 और दूसरे इलाकों में ख़ासतौर पे वीकेंड पे देखा जाता है। लाहौर में गुलबर्ग की मेन बुलेवार्ड पे ये देखा जाता है। दोनों जगहों पे पुलिस बड़ी कोशिश करती है
बट टीनेजर्स होते हैं, यंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, अक्सर के पास पावरफुल मोटरसाइकिल्स होती हैं, तो ये एक बड़ा टफ मैच पुलिस का और इन नौजवानों का होता है। पुलिस अपने तौर पे पूरी कोशिश करती है इन पे काबू पाने की, लेकिन ये तादाद में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं और जवान खून, गर्म खून होता है, लेकिन है ये बड़ा रिस्की, क्योंकि ना तो अक्सर ने हेलमेट पहने होते हैं, जी हाँ, हेलमेट का तो ना कोई और जो प्रोटेक्टिव गियर है, कोई नी जॉइंट्स के लिए, एल्बोज के लिए या बाकी बॉडी के लिए, वो भी उन्होंने नहीं पहना होता। अक्सर ने प्रॉपर शूज भी नहीं पहना होते, तो वो तो गर्म खून की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते, लेकिन मुझे, आपको और ख़ासतौर पे उनके पेरेंट्स को पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना चाहिए। उनको घर से ही निकलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए अगर वो इस इरादे से जाते हैं। पेरेंट्स को मॉनिटर करना चाहिए, बिल्कुल सही, बिकॉज पुलिस को तो 100 काम होते हैं। अभी मुहर्रम अभी भी चल रहा है, अभी चेहलम आना है, हमारी बड़ी मसरूफियत हो जाती है कराची पुलिस की, बाकी फोर्सेस की भी, तो फोकस थोड़ा हट जाता है, तो उन दिनों में फिर ये लड़के फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट टीचर्स को भी और उनके पेरेंट्स को भी कि वो भी पुलिस की इस सिलसिले में मदद करें, बिकॉज एक गलत मूव कैन कॉस्ट यू योर लाइफ। एग्जैक्टली। और ज़िंदगी इतनी कीमती है, वो नौजवान तो चले जाते हैं, लेकिन उनकी फैमिली फिर साले आ साल उनके लिए रोती रहती है, वो दोबारा वापस नहीं आ सकते। और पता है वो उन्हीं उसी ग्रुप में से ऐसे आप देखें, पता चलता है कि जनाब इनका एक लड़का जो है वो मर चुका है, वो एक्सीडेंट हुआ था इसी तरह वन व्हीलिंग करते हुए। मतलब ग्रुप्स में जाते हैं ना ये, तो ग्रुप्स में इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, बाज़ का तो सैकड़ों मोटरसाइकिलिस्ट इकट्ठे होते हैं, ये सारे थ्रिल सीकर्स होते हैं, फिर एक दूसरे को ये काइंड ऑफ सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं, और बिल्कुल दे बॉर्डर ऑन बीइंग मैड। तो इस मैडनेस को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को मीडिया की हेल्प की ज़रूरत है। आप अवेयरनेस क्रिएट करें, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप इस मौजू पे बात कर रहे हैं, और चैनल्स को भी इस पे बात करनी चाहिए। और नौजवान जो हमारे मुल्क का फ्यूचर है, उन्हें ये आगाह करना चाहिए कि लॉस ऑफ लाइफ एक ऐसी कॉस्ट है जो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा बाज़ आप डिसेबल्ड हो जाते हैं, सारी उम्र आप एक माजूर शख्स की हैसियत से ज़िंदगी गुजारते हैं। इट्स नॉट वर्थ इट। एग्जैक्टली। थ्रिल ज़रूर करें, लेकिन ऐसा थ्रिल सीख करें जो रिलेटिवली सेफ हो और आप उसके लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड हो। सही। अच्छा सरदार साहब, आप क्या कहेंगे मतलब इसी वन व्हीलिंग के हवाले से, और ये जो बच्चे मतलब अपनी जान की बाजी लगा रहे होते हैं, मैं यही कहूँगा ऐसे ही, तो वो एक्चुअली वो किस तरह वो बच्चे तैयार हो रहे होते हैं, वो लोग, उनके जहन में ये चीज़ कैसे डेवलप हो रही होती है, कुछ आप क्या समझते हैं? देखिए, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की, मैं इनकी बात को सेकंड करता हूं कि जो लोग होते हैं, नौजवान लोग होते हैं, वो उनके जहन में तो हमेशा उल्टी चीज़ें चल रही होती हैं और वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हम इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा उल्टे तरीके से कर सकें। और जितनी मैं कहता हूँ कि जितनी पुलिस की सेक्रीफाइसेस हैं, बिलखुसूस ट्रैफिक पुलिस की, हम देखते हैं, और वो तो ट्रैफिक पुलिस के हाथ भी नहीं आते, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस अनफॉर्चुनेटली उस तरह से कराची के अंदर उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं है जिस तरह होनी चाहिए ये सारी चीज़ें रोकने के लिए, और उसकी स्ट्रेंथ भी कम है कराची पुलिस की, ये ट्रैफिक पुलिस की, कि ये वन व्हीलिंग और ये सारी जो चीज़ें उसको कम कर सके। हम ये समझते हैं कि जो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि इसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर भी है, और फिर उनको जितने उनके टीचर्स वगैरह हैं जितने उनको मोटिवेशन दे सकें कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ मोटिवेशन से ही ख़त्म हो सकती है, ट्रैफिक कानून से या इन चीज़ों से। देखें, ट्रैफिक कानून अगर उसको बनाए जाते हैं तो फिर उस पर अमल भी होना चाहिए, और उस पर अमल करना से ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है, बल्कि तमाम पाकिस्तान के जितने शहरी हैं और कराची के बिलखुसूस मैं कहता हूँ कि जितने लोग हैं उनको अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करके अपने बच्चों को इस चीज़ पे समझाना चाहिए कि ये अमल करेंगे तो इसके क्या नुकसान। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा एक पड़ोस में ही है दुबई, ठीक है। अब दुबई में अब देखें कि जो शहर के अंदर गाड़ी चलती है वो 130 किलोमीटर 140 किलोमीटर की रफ्तार से जो है गाड़ियाँ चल रही हैं, और वो उन जितनी तेज़ वहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं वहाँ लाइफस्टाइल भी इतना ही तेज़ है। अच्छा, देखने की जो चीज़ है कि इतनी स्पीड से शहर के अंदर गाड़ी चलने वाला जो एक मंजर है वो देखने के बाद मुझे ये महसूस हो रहा था कि यहाँ पे एक शख्स जो गाड़ी में बैठा हुआ है उसकी ट्रैफिक सेंस एक जैसी है। देखिए, सारी दुनिया में, आपने दुबई की बात की,
इस सर्विस की वजह से मुझे पूरी दुनिया देखने का इत्तेफाक हुआ है, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब कुछ देखा है। बेसिकली ये सब कुछ सिखाया जाता है स्कूलों में, बाकायदा टीचर्स भी एजुकेट करते हैं बच्चों को, और ट्रैफिक पुलिस के और दूसरे पुलिस ऑफिसर्स बाकायदा स्कूलों में आके लेक्चर्स देते हैं। ठीक है। जो एक रिसेप्टिव माइंड होता है ना बच्चों का, वो प्राइमरी स्कूल में या मिडिल स्कूल तक होता है। उनकी स्लेट खाली होती है, आप जो उस पे लिख देंगे वो उनको सारी उम्र याद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमें अवेयरनेस स्कूल्स में ये पैदा करनी चाहिए टीचर्स में, कि शुरू से बच्चों को इस पर लेक्चर दिए जाएं। ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर्स को और नॉर्मल पुलिस के ऑफिसर्स को इनवाइट किया जाए, जो आके लॉजिक बताएं कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ सबका टाइम बचता है और बहुत सी टेंशन से आप बचते हैं। और बाहर आपने दुबई में ये भी देखा होगा कि कहीं या अमेरिका में, यूरोप में, जहाँ पे आपने टर्न करना है और कोई सामने से आ रहा है तो लोग एक दूसरे को रास्ता देते हैं। एटीट्यूड ये होता है कि पहले आप, उससे बहुत सारी टेंशन, एक्रीमनी जो हमारी सड़कों पे नजर आती है वो पैदा नहीं होती। एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होती है, एक विन विन सिचुएशन होती है। जी हाँ, जी। तो पैदल चलने वाले के लिए मुझे रिस्पेक्ट ज्यादा वो होता है। अगर पैदल आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आप खड़े हैं तो आप रुक जाएंगे, भाई आप गुजरेंगे पहले, उसके बाद मैं जाऊंगा, जितनी मर्जी जल्दी है। यूएसए में मुझे ड्राइविंग का काफी इत्तेफाक हुआ और आई यूज्ड टू एंजॉय ड्राइविंग देयर। तो वहां पे वो लोग पहचान जाते हैं कि ये बाहर से आया हुआ है। अच्छा। और वो आपको ज्यादा कर्टसी शो करते हैं, बाज़ का आप गलत भी होते हैं तो दे लेट यू गो। आपको बाद में एहसास भी होता है कि यार शायद मैंने गलती की है, लेकिन आप उनका ये जेस्चर अप्रिशिएट करते हैं। एक्चुअली चीजें ज्यादा स्मूथ हो जाती हैं। अगर आप दूसरे को कहेंगे पहले आप, बजाय झगड़ा करने के, हॉर्न बजाने के, गाड़ियां आमने सामने लगा देने से, यू वेस्ट मोर टाइम एंड एनर्जी। सो बेहतर ये है कि हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें कवानीन को। और आपने दुबई में या यूरोप में ये भी देखा होगा कि यू हार्डली सी एनी कॉप ऑन द रोड्स। लोग बचपन से ट्रेन किए जाते हैं कि ट्रैफिक के कवानीन क्या हैं और उन पे अमल करने का फायदा क्या है। बिल्कुल सर, और उस पे अमल करते हैं। बिल्कुल, बेशक बेशक। सर एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम भाई, मंजूर इलाही कोट नजबुल्लाहपुर से न्यूज़ कैफे में। जनाब मंजूर इलाही साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है ना आप? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सर आए हुए हैं उनकी मेहमानों की खिदमत में। मंजूर की तरफ, पूरे हजारा की तरफ से, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या कहेंगे ट्रैफिक के बारे में? ट्रैफिक के बारे में क्या कहना है कि मैं जो बात करने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो अप्रिशिएट करता हूँ कि कराची के अंदर जो मैं देख रहा हूँ कि हेलमेट पहनने के ऊपर मुहिम है, बाकी चीजें, और मैं चाहूंगा कि ये पूरे पाकिस्तान में इसको होना चाहिए। तीसरा, मेरा खुद फहीम भाई यहाँ से है, आज आपको बता दूं कि मेरा ड्राइवरी के लिहाज से आज 30 से 32 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते हुए। मेरा पेशा ही ड्राइवरी है। क्या बात। तो यकीन माने कि रोड के ऊपर जो कुछ मैं देखता हूँ, मेरे जैसा बंदा ही आपको बता सकता है कि क्या हाल है रोड के ऊपर। 3 लाइनें चल रही हैं तो तीनों लाइनों में जो फास्ट लाइन है उस पे इतनी बुरी गाड़ी जो पुरानी होती है वो उस पर जा रही होगी और वो पीछे वाले को रास्ता नहीं देगा। भले आप जो मर्जी कर लें, वो आगे से नहीं हटेगा, मजबूरन लेफ्ट से क्रॉस करना पड़ता है। फिर इसी तरह देखते चले कि जो भी गाड़ी चला रहा होगा वो आगे से ऐसे निकला होगा जैसे राइट साइड के ऊपर ज्यादा उसका रुझान होगा। तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा इसको ऐसे तरीके से करना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा इस पे ऊपर तलाशें होनी चाहिए कि जो गाड़ी चला रहा है उस बंदे को थोड़ा सा समझाया जाए। सबको समझाने के बावजूद फिर वही हरकत करता है जो हम अपने करते हैं। मैं ये नहीं कभी लफ्ज कहूंगा कि जी हम पाकिस्तानी ऐसा ही करेंगे, कभी भी नहीं कहूंगा। बिल्कुल हमारी फितरत में है ये। बिल्कुल सही। ये ऐसी हरकत क्यों करते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। जनाब एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते तो हेलमेट वाला जो आपने इशू इस पे बात की, इस पे बहुत ज़रूरी है बात करना। और हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे भी कि क्या हिकमत अमली है आइंदा आने वाले दिनों के लिए। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं आपका दोस्त फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी अच्छे शहरी की ज़िम्मेदारी, बल्कि हर शहरी की ज़िम्मेदारी, ये हमारा आज का मौजू है। और हमारे साथ जो मेहमान हजरात हैं वो आप जानते हैं डॉक्टर जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DIG CIA कराची, और इनके साथ साथ सरदार नज़ाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक कॉलर भी हैं, जल्दी से इन्हें शामिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं आगे अपने मौजू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? फ़हीम भाई, यही बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, यही साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज तो आपने दिल के तार छोड़ दिए, क्योंकि छेड़ दिए मेरे। सुबह जब मैं रात ट्रैफिक में आता हूँ वापसी पे अपने शोरूम से, तो यकीन करें कि जो इरिटेशन होती है, दिल चाहता है गाड़ी चलाओ ही ना, या फिर घर पहुंच के मेरे ख्याल में बीवी बच्चे भी खौफजदा हो जाते हैं मुझसे क्योंकि इतनी इरिटेशन थी। लेकिन एक तो पहले दोनों मौजूद मेहमानों को सलाम हो। हमारे दोनों बैठे हैं, डॉक्टर जमील साहब बड़े मौजूद आदमी, बड़े अच्छी तरह समझाते हैं। डॉक्टर सरदार नज़ाकत, जाहिर इन्हीं की हुकूमत है। लेकिन मेरी देखें, ट्रैफिक का जो असल, मैं अगर बात करूंगा ट्रैफिक के जो लोग हैं ना, ट्रैफिक के सिपाही इंतहाई मजलूम लोग हैं। यकीन करें, मेरे तरफ से इनसे दिली हमदर्दी है। बाज़ औक़ात मेरा दिल चाहता है कि इतनी गर्मी में खड़े रहते हैं, इनको पानी पिलाए, कोई इनको शरबत पिलाए, लेकिन लोग उनसे बदतमीजी करते हैं। दैट्स वेरी रॉन्ग। मैं आपको बताऊं कि अगर मैं एज ए शहरी मैं अगर अपनी जिम्मेदारी महसूस करूं कि मैं खुद कितनी वायलेशन करता हूं, तो मेरे बच्चे क्यों नहीं करेंगे? मैं अगर सिग्नल तोड़ता हूं तो मेरे बच्चे भी सिग्नल तोड़ेंगे। बात यह है कि हर आदमी ये कहता है कि सिस्टम ऐसा हो गया, तो अब जब सभी करने लगेंगे तो डेफिनेटली वो तो एक मैस मच जाएगा। हाँ, जहां तक सवाल है कि मैं डॉक्टर जमील को एक दो मशवरे देना चाहूंगा। डॉक्टर साहब देखें, बात है कि आप यकीनन जाहिर है आप लोग की VIP ड्यूटी होती है, बहुत सारे मसाइल इस तरह होते हैं कि आप उन लोगों में मसरूफ रहते हैं। तो लेकिन जब तक ट्रैफिक पुलिस की नफरी, क्योंकि कोई सिग्नल अगर चौराहा है तो वहां लोग सिग्नल फॉलो नहीं करते। मैंने जहां देखा है, जहां ये वॉलंटियर्स खड़े होते हैं या दूसरे जो सिटी वार्डन खड़े होते हैं, वहां काफी अच्छा ट्रैफिक कंट्रोल होता है। एक तो नफरी, जो बेसिक नफरी है वो बहुत बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा डॉक्टर साहब बात यह है कि अगर आप ये देखें कि जो आप मोटरसाइकिल्स वालों को आप सिर्फ हेलमेट पहना के जो है ना, वो कभी कानून की पासदारी नहीं करवा सकते। इनकी बेसिक लेवल की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। पहले मैं खुद, मैंने जब टेस्ट किया था डॉक्टर साहब, तो मैं जाके मेरे जानने वाली मरियम काजी साहिबा, लेकिन उन्होंने मुझे पास नहीं किया। मैंने जाके गाड़ी ले जाके टेस्ट करके उन्होंने मुझे लाइसेंस दिया था। 1982 की बात बता रहा हूँ, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा। दूसरी बात, मैं जो ये डॉक्टर साहब बैठे और नज़ाकत भाई बैठे हैं, इनसे मेरी दरखास्त देखें। आज माशाल्लाह चीफ मिनिस्टर पढ़े लिखे बेहतरीन आदमी है, मैं उनकी कदर करता हूं। लेकिन अगर आप ये देखें, अगर हमारा ये ट्रैफिक का मसला वो हल कर देना, ट्रैफिक सिस्टम को रेगुलराइज कर दें, जो लोग रॉन्ग साइड पे जाते हैं उनको पकड़ के बंद करें, चाहे कुछ भी करें। ये इतना मैस मच गया कि बेचारे, मैं कहता हूँ ट्रैफिक वाले कंट्रोल कैसे करेंगे? मोटरसाइकिल वाले घुस के उनको धक्के देके निकल जाते हैं। ये कितनी शर्म अफसोसनाक बात है कि हमारे स्कूलों में हमारे बच्चों को ये ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती कि किस तरह ट्रैफिक कमाने को फॉलो किया जाएगा। सही। ये अगर एक और बात, सिर्फ थोड़ी सी एक बात कहूंगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, एक मेरी दरख्वास्त है, देखिए बच्चे गाड़ी चलाना बहुत जल्दी सीख रहे हैं आजकल। दुनिया भर में, अमेरिका में, यूरोप में, आपको पता है 16.5 साल में लर्निंग लाइसेंस इशू हो जाता है। तो मेरी दरखास्त है कि अगर आप इसको लीगलाइज कर देना, वालिद के शनाख्ती कार्ड पे 16.5 साल के अंदर इनको लाइसेंस दे दें विद ड्यू ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इस हवाले से बात करते हैं। एक चीज़ मैं सरदार साहब से जानना चाहूँगा। सर, हम आजकल देखते हैं कि ये जो सियासी धरने और ये बड़े बड़े जो जुलूस वगैरह निकलते हैं वो पॉलिटिकल, अब इसमें मैंने एक पिक्चर उस दिन देखी कि हस्पतालों के बाहर के जो रास्ते थे वो भी अपनी सिक्योरिटी की वजह से बैन किए हुए थे और लोगों के आने जाने की वजह से। क्या एक आम शहरी की जान से ज़्यादा अजीज़ होते हैं ये सारे मामला? देखें, बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत सारे पाकिस्तान में बहुत सारे इशू हुए और हमने भी 16 अक्टूबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कराची में रैली की है। लेकिन ये डॉक्टर साहब इस चीज़ के विटनेस हैं कि हमने एम्बुलेंसेस के लिए और इमरजेंसी के लिए सारे रास्ते खुले हुए थे और हमने संडे का दिन 18 अक्टूबर के बजाय 16 अक्टूबर का दिन चूज़ किया, इसलिए कि संडे के दिन कराची में रश नहीं होता। जिस तरह कॉलर ने कहा कि हमारे CM साहब का बिल्कुल ये वो एतमाद है और ये कहते हैं कि जी, वो कल भी मैं एक वीडियो देख रहा था कि जी वो हर सिग्नल पे रुकते हैं और कोई VVIP मूवमेंट कराची में नहीं होनी चाहिए, चाहे CM साहब हैं, DG रेंजर हैं या कोई आर्मी ऑफिसर्स हैं, कोई भी नहीं होनी चाहिए। मैं आप बिल्कुल डॉक्टर साहब की तरफ जाइएगा। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है, क्योंकि आपको पता है बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ जो गाड़ी होती है उसके शीशे ब्लैक होते हैं, तो उसके लिए उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दी है कि
अगर कोर्ट परमिशन देगा और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए अगर कोर्ट वो हमें परमिशन देगा तो चेयरमैन साहब उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के सारे शहरी एक कानून के नीचे उनको आना चाहिए। और इसमें हमारी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का और जो सिंध गवर्नमेंट का स्टांस ये है कि हम किसी सूरत में इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब सीएम साहब सिग्नल के ऊपर रुकते हैं और फैंसी नंबर प्लेट के हवाले से, काले शीशे वाली गाड़ियों के हवाले से, हम कहते हैं कि अक्रॉस दी बोर्ड ट्रैफिक पुलिस को ऑपरेशन करना चाहिए। और जो भी है, चाहे वो MNA MP है या कोई भी हम जैसा पॉलिटिकल वर्कर है या पुलिस का कोई आदमी है, अक्रॉस दी बोर्ड सबके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। सही। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ी सी तस्दीक कीजिएगा, मैंने देखा नहीं है बिलावल भुट्टो साहब की गाड़ी के जो शीशे हैं वो क्या अभी काले नहीं है क्या? नहीं, काले हैं बिल्कुल। अच्छा, मैं कहता हूँ कि काले हैं, लेकिन हमने एप्लीकेशन दी है सिंध गवर्नमेंट को कि जी उसको हमें एक कानून के मुताबिक अगर सिंध गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं देगी तो हम उसको ब्लैक शीशे इंशाल्लाह चेयरमैन साहब उसको हटा देंगे। बिल्कुल सही। सर क्या कहेंगे? आपके जो दोनों कॉलर्स थे वक्फे के बाद और वक्फे से पहले हाँ। दोनों ने बड़ी खूबसूरत बातें की। जिन्होंने वक्फे से पहले कॉल की उन्होंने जो लेन सिस्टम है उसकी तरफ इशारा किया था। अब हम चूँकि सड़क की बाएं तरफ गाड़ी चलाते हैं, पाकिस्तान में जो निज़ाम है, UK में जो निज़ाम है, यूरोप और USA में यू ड्राइव ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, तो हमारे यहाँ चूँकि हम बाएं तरफ गाड़ी चलाते हैं सड़क के, तो जो सड़क के ऊपर दाईं लेन है वो बेसिकली ओवरटेकिंग लेन है और फास्टेस्ट लेन है। और जो बाएं तरफ एक्सट्रीम लेन है, डिपेंड्स 3 हैं लेन्स या 4 हैं, वो बेसिकली स्लो मूविंग व्हीकल्स और मोटर बाइक्स के लिए होते हैं। ठीक है। मोटर बाइक्स वालों को दाईं तरफ रोड के नहीं चलाना चाहिए। तो बेसिकली होता ये है कि कुछ गलत किस्म के ड्राइवर वो राइट वाली लेन में आ जाते हैं और पीछे से लोग हॉर्न पे हॉर्न बजाए जाते हैं, वो टच से मस नहीं होते बिकॉज उनको रिलेटिवली क्लियर पैसेज उस लेन में मिल रहा होता है, लेकिन वो दूसरों का हक मार रहे होते हैं। सही। उसमें उन्हें सिर्फ ओवरटेक करने के लिए आना चाहिए और फिर दोबारा जो राइट मोस्ट लेन है उसके बाएं तरफ जो भी लेन अवेलेबल है उसमें आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। इस वजह से भी बड़ी ट्रैफिक ब्लॉक होती है और प्रैक्टिकली लोग लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर रहे होते हैं, जो कि एक्चुअली यूरोप और USA में जहां आप गाड़ी सड़क की दाईं तरफ चलाते हैं वहां पे दुरुस्त है। अब अजीब एक वो सिचुएशन केओटिक होती है कि चला हम लेफ्ट साइड पे रहे हैं और ओवरटेक हम ऐसे कर रहे हैं जैसे हम राइट साइड रोड पे गाड़ी चला रहे हैं। सर ये तरबियत का मामला नहीं है? आपको लगता है कि जो ट्रेनिंग है ड्राइविंग की, जिस ट्रेनिंग को, जिस आपकी ड्राइविंग स्किल्स को देख के जो लाइसेंस इशू किया जाता है, क्या ये वहाँ पे थोड़ा सा वो घपला नजर नहीं आता है आपको? बिल्कुल वहाँ पे लैक्सिटी है और जब कोई अच्छा ऑफिसर आता है तो वहाँ बड़ी सख्ती हो जाती है, लाइसेंस बनने तकरीबन बंद भी हो जाते हैं। हाँ। जो कि शायद वो भी दुरुस्त नहीं है। इन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, ग्रेजुअली सख्ती बढ़ानी चाहिए और बिल्कुल लाइसेंस उसी को इशू करना चाहिए जिसको कानून का पता है और जिसको रोड पे गाड़ी चलाने की सेंस है। सिर्फ उसको ये मिलना चाहिए। और बाकी अगर कोई बगैर लाइसेंस के ड्राइव कर रहा है तो उसकी पेनल्टी हमें बढ़ानी चाहिए। और मेरे ख्याल है लोगों को पता होगा कि अगर बगैर लाइसेंस के आप एक्सीडेंट करते हैं और कोई शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठता है तो फिर 302 के तहत पर्चा दर्ज होता है, यानी कत्ल का मुकदमा। जी, कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है। इसलिए लोगों को थोड़ा इसका ख्याल करना चाहिए। फिर आपके जो सेकंड कॉलर ने बात की, उन्होंने अमेरिका की मिसाल दी कि 16 या 16.5 साल पे उनको गाड़ी एक हद तक चलाने की इजाज़त होती है। वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। यू हैव टू बी अकम्पनीड बाय समबडी जो एडल्ट है, जिसके पास प्रॉपर लाइसेंस है, जो माँ या बाप या बड़ा भाई हो सकता है। तो इस तरह का अगर गवर्नमेंट मुनासिब समझे तो पाकिस्तान में भी कानून में तरमीम की जा सकती है और 16 एंड 18 के दरमियान के बच्चे बच्चियों को ये इजाज़त दी जा सकती है कि उनके साथ ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला एडल्ट अगर साथ हो जो उनको गाइड कर सके, उनको मॉनिटर कर सके, तो उसे परमिशन दी जा सकती है। क्योंकि प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ही 15-16 साल से अक्सर बच्चे ड्राइविंग शुरू कर देते हैं। एक्चुअली बाइक ड्राइव करने वाले तो मैं इजाफा करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा, हम ये समझते हैं कि कराची पुलिस को इस वक्त जितना फ्री हैंड मिला हुआ है और हर हवाले से, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए या ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए,
DI साहब बैठे हुए हैं, इसको सेकंड करेंगे कि हमारी पॉलिटिकल कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। मैं ये 100% नहीं कहता, लेकिन 90% कराची पुलिस आज़ाद है। वो जो फैसला करे, जिसको SHO लगाए, जिसको वो DIG लगाए, जिसको ट्रैफिक का जो सेक्शन ऑफिसर है वो लगाए। अब ट्रैफिक पुलिस के साथ और अवाम के साथ ये फिर इनको मेंटेन करना चाहिए कि इनका आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा हो ताकि ये लोग बेहतर से बेहतर काम कर सकें। गवर्नमेंट के ऊपर या हमेशा सिंध गवर्नमेंट के ऊपर बाकी लोग क्रिटिसाइज ये करते थे कि यहाँ पे पुलिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन इस मरतबा मैं समझता हूँ कि पूरी कराची के अंदर बल्कि पूरे सिंध के अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत कम हुआ है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि ख़त्म हुआ है, लेकिन कम हुआ है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि शहरियों को और पुलिस को मिल के इस शहर की और मुल्क की तरक्की के लिए अब मिल के काम करना चाहिए। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये जो सिस्टम की बात करते हैं, वो सिस्टम अगर ख़राब आपको लगता है तो वो सिस्टम हम लोग खुद हैं, आप हैं, मैं हूँ, हम सारे लोग मिल के एक सिस्टम बनाते हैं। सर थैंक यू सो मच। हमारे प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ रहा है। मैंने पहले कहा था कि ये टॉपिक तो ऐसा है कि इस पर एक हफ़्ता बात की जा सकती है, मगर हमें बड़े कम वक्त में जो है ना इसको सम अप करना है। सर मैं आप दोनों से सिर्फ ये एक वादा लेना चाहूँगा कि आप अपने अपने जो आला हकाम हैं वहाँ पे आप सिलेबस में ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बात करेंगे। ठीक है, गुड, थैंक यू सो मच। आप तशरीफ़ लाए, एक बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू रही। इंशाल्लाह इसके ऊपर बहुत जल्द एक सेशन और करेंगे हम लोग, और इस तरह के ट्रैफिक के ऊपर प्रोग्राम्स हम करते रहेंगे। थैंक यू जी। अच्छा जी दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है वो अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। अभी हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बहुत ही ख़ास मौजू के हवाले से मौजू पे हम बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और अभी न्यूज़ कैफ़े में हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि हम आज बहुत ही अहम मौजू पे बात करने वाले हैं अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। तो हमारा जो प्रोग्राम का ये हिस्सा है, हम इसमें बात करेंगे खजूर के हवाले से, शहद के हवाले से, कलौंजी के हवाले से, और कि तिब नबवी में इन चीज़ों का कितना ज़्यादा इस्तेमाल है और किन किन बीमारियों की शिफा हासिल होती है इन चीज़ों के इस्तेमाल से। तो मेरे साथ जो सबसे पहले जो मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ़ करवाऊँगा। जनाब हमारे साथ मेहमान हैं, स्कॉलर हैं और बड़े ही पसंद किए जाने वाले टीवी के मेज़बान हैं और ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आजकल शिफाए अजवा एक कंपनी की जो पेस्ट है वो बड़ी पसंद की जा रही है। जनाब मोहतरम जुनेद इकबाल साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास माशाल्लाह। दिन ब दिन आप और ज़्यादा जवान होते जा रहे हैं लेकिन अभी भी आपका छोटा भाई। ओके जनाब, हमारे से दूसरे मेहमान हैं, वो एडवाइज़र हैं कंपनी के शिफाए अजवा। बात ख़ास तौर पे आज अजवा के हवाले से होगी। मोहम्मद मतीन साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम सलाम। कैसे मतीन साहब? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। माशाल्लाह, क्या बात है जनाब। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अजवा के ऊपर बात करनी है, तो मैं सबसे पहले तो मैं अजवा के बारे में जानना चाहूँगा। तो जो है तो अजवा को सबसे बेहतरीन खजूर तस्वुर किया जाता है खजूरों में, और इसकी तारीख़ क्या है, थोड़ा सा इस बारे में आगाह कीजिएगा। देखिए ज़ाहिर है ये तो उलमा इसकी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन मैं तो वैसे ही आपसे सरदस्त हूँ कि मैं आपने अभी ख़ुद फरमाया कि ये शिफा अजवा पेस्ट का मैंने कमर्शियल किया है, तो मैं यहाँ एक्चुअली ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे मौजूद हूँ। लेकिन चूँकि कुछ वो बातें ऐसी होती हैं कि जिनका जिक्र होना ज़रूर चाहिए। अजवा को जो निस्बत है वो बुनियादी तौर पे दस्त मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वैसे तो ज़ाहिर है सारी खजूरें कायनात में जितनी भी अशियाँ हैं, जितनी भी नेमतें, सब अल्लाह ही की हैं, अल्लाह ही की पैदा करते हैं, तो असल निस्बत तो अल्लाह की है। लेकिन ये वाहिद खजूर है जिसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से खुद लगाया। एक तो इसकी बुनियादी फजीलत है। दूसरा, रिवायतों में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि ये जन्नत की खजूर है, ये जन्नत की खजूर है और इसमें शिफा है और इसमें जहर से और जुनून से इलाज है। बल्कि यहाँ तक फरमाया कि जन्नत की खजूर से मुराद, उन्होंने बहुत सी इसकी तफासीर बयान की कि या तो इसकी असल जन्नत से आई है, ठीक,
या फिर जन्नत में जो खजूर होगी वो अजवा ही खजूर होगी। वाह, सही है। तो इसकी फजीलतें बहुत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसका अपने दस्ते मुबारक से लगाना ही इसकी सबसे बड़ी फजीलत है। और इससे ज़्यादा इसकी फजीलत यह है कि चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक से लगाया तो ये कहीं और नहीं मिलती, ये सिर्फ मदीने शरीफ में ही मिला करती है। पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती, ये सिर्फ मदीने शरीफ में मिलती है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ज़ाहिर है चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी चीज़ों में बहुत सी हिकमतें रखी हैं। अजवा खजूर का इस्तेमाल जो है वो बरसा बरस से लोग करते चले आ रहे हैं, और आप जिस नीयत के साथ अजवा खजूर खाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसी अंदाज से आपको शिफा अता करता है। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा इसका मर्तबा और मकाम हो नहीं सकता कि जिसे दस्ते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल जाए, उससे ज़्यादा उसका रुतबा और क्या हो। यानी उससे बड़ा रुतबा किसी और शय को हो नहीं सकता। ऐसा ही, ऐसे ही। और ये एक्चुअली सौगात के तौर पे आती है। जब भी देखते हैं कोई हमारे बहन भाई उम्रा करके आते हैं, हज करके आते हैं, तो वो आबे जमजम के साथ जो है ना अजवा खजूर मिल जाए तो कहते हैं बस ईद हो गई। हाँ जी, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही बिल्कुल तो ऐसे। एक इसकी वाकई बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमारे से मोहम्मद मतीन साहब है। मतीन साहब, आप ये बताइए कि ये जो अजवा खजूर है ये किस उम्र के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मौजू है? मतलब किस उम्र के लोग ज़्यादा इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? देखिए जी, ये कोई दवा या कोई केमिकल तो है नहीं तो जिसके लिए कोई उम्र की हद मुकर्रर की जाए। तो ये तो अजवा खजूर है, और जैसे अभी जुनैद भाई ने फरमाया कि अल्लाह के नबी के अपने हाथों से लगी हुई है, और जो आपके हाथों की लगी हुई हो तो फिर उसकी क्या ही बात है। बेशक। तो ये शिफा के हवाले से आप इसको किसी भी उम्र में किसी भी बीमारी में इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये तो फ़ायदा ही फ़ायदा है इसका। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जुनैद भाई, शहद के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं, कुछ अगर बल्कि शहद से पहले मैं आपको बताऊं, हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी तबीयत ख़राब होगी। साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए और उनके सीने पर अपने दस्ते मुबारक रखा, यहाँ तक कि आपके दस्ते मुबारक की ठंडक को वो अपने कल्ब में महसूस करने लगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें कल्ब की बीमारी यानी दिल की बीमारी है, तुम्हें काम ये करो कि हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाओ, बनी सकीफ़ के वो हमारे भाई हैं और तबीब भी हैं, और उनसे कहना कि 7 अजवा खजूरें पीस कर तुम्हारे मुंह में डाल दें। बात समझ रहे? यानी तबीबों के तबीब के पास भेज रहे हैं और खुद बता के भेज रहे हैं कि ये इलाज जो है बता देना, ये कर लेना। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुनियादी तौर पे ज़ाहिर अल्लाह ताला ने, हमारे यहाँ हम समझ नहीं पाते इस बात को, सब कुछ आश्कार किया हुआ था। इसीलिए आपने जो है वो हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिस वक्त भेजा, तो भेजने से कबल आपने ये बताया कि उस तबीब के पास जाओ तो सही, लेकिन इलाज मैं जो बतला रहा हूँ उससे कहना ये कर ले। तो ये एक बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ दिल के अमराज में नॉर्मली लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं भी इस पे बात करूँगा आगे जाकर कि बहुत सारी चीज़ें बड़ी फेक हो गई हैं। मिसाल के तौर पे जाली लोग मार्केट में बहुत आ गए हैं, लोग जो हैं वो अपना 2 नंबर काम बहुत कर रहे होते हैं, फेक चीज़ें बहुत बेच रहे होते हैं, और हम बुनियादी तौर पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस्तेमाल करके उनका नाम लेके बेच रहे होते हैं। और देखें कितने, मतलब हम सुन्नत की बात करें, ठीक है, हम जनाब तिब नबवी का नाम लें और उसके बाद अजवा का जिक्र करें और उसके बाद जो है हम आम दूसरी खजूर जो है ना वो, मतलब आपके कौलो फेल में जब तजाद आ जाएगा तो फिर हम किस तरह। देखिए इसमें जो ये प्रोडक्ट है शिफा अजवा पेस्ट, मुझे याद है जब अब्दुल हमीद साहब इसके जो ओनर हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था एक कंपनी के थ्रू कि जी इस तरह से ये कमर्शियल करना है, तो मैंने सबसे पहले शर्त ये रखी थी कि मैं इसको ख़ुद इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं ख़ुद इस्तेमाल करूँगा, मैं इसको देखूँगा, मैं इसको समझूंगा, उसके बाद मैं इंडोर्स करूँगा। यानी कि आपने हमारी तरह कमर्शियल्स नहीं किए जिस तरह हम लोग कर देते हैं? नहीं, मैंने मॉडल्स कर देते हैं ना, ओके ठीक है आ रहे हैं हम एक्टिंग नहीं, मैं आपको बताऊं क्योंकि मेरा एक तजुर्बा है ना, वह ये था कि मैं एक दफ़ा मैंने एक बिल्डर का कमर्शियल कर लिया था। कर लिया जी। हुआ ये कि साहब वो उनके जितने भी वो प्लॉट के सौदे थे वो भी बिक गए, धड़ाधड़ सारा काम हो गया। अब वो बुकिंग्स वगैरह तो हो गई, कुछ अरसे बाद पता चला कि फ़ोन कॉल्स मुझे आना शुरू हो गई, जुनैद भाई। मैंने कहा जी क्या हो गया? कहने लगे जी वो आपका जो प्लॉट था उसकी हमने पेमेंट की थी, वो तो वहाँ पे ताला लगा हुआ है, वहाँ पे जो है बंदा है नहीं, वहाँ पे पता चला जी वो उन्होंने कमर्शियल में खड़ा किया, उसके बाद वो पैसे लेके जो है वो एक तरफ हो गए। अब लोग ये समझ रहे हैं मासूम कि जी ये जुनैद भाई का प्रोजेक्ट था, बाद में वजाहतें उसकी करनी पड़ी साहब कि वो मेरा प्रोजेक्ट नहीं था, मैंने कमर्शियल किया था। तो इसी तरह से यहाँ ये मसला था कि मैंने कहा जी सबसे पहले मैं इसको चेक करूंगा मैं खुद,
जब मैं मुतमईन हो जाऊंगा फिर उसके बाद मैं इंडोर्स करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जी आपने खड़े होकर एक बात कह देनी जी शिफा अजवा पेस्ट इस्तेमाल करना शुरू करें। मुझे मालूम होना चाहिए ना कि मैं अगर किसी को कोई बात कह रहा हूं या एज जुनैद इकबाल मैं अगर किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहा हूं तो मुझे कम से कम उस प्रोडक्ट पे यकीन तो होना चाहिए। बिल्कुल तो सबसे पहले मैंने इसको इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि फ़हीम भाई हमारे यहाँ अगर लोग चाहें तो जेन्युइन, अच्छा, सीधा और पॉजिटिव काम कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें 4 अशिया का इस्तेमाल खास तौर पे, अजवा खजूर का, शहद का, कलौंजी का और ज़ाफ़रान का। अच्छा, अब जैसे शहद के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है जिसका मफहूम ये कि तुम 2 चीज़ें अपने ऊपर लाजिम कर लो, शहद और कुरान। 2 चीज़ें अपने ऊपर लाजिम कर लो, शहद और कुरान। तो ये फरमान रसूल है, बल्कि कुरान में तो अल्लाह फरमाता है कि शहद में शिफा है, इसे इस्तेमाल करो, तो लाजिम करने के लिए फरमा दिया। ओके, मतलब ये इसके ऊपर तो बड़ी मज़ीद बात की ज़रूरत है। इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो ब्रेक से वापस आते हैं तो शहद के हवाले से और बाकी कलौंजी और ज़ाफ़रान के बारे में बात करेंगे, और ये सब कुछ बना बनाया एक पेस्ट में अवेलेबल है, इस बारे में बात करेंगे और क्या क्या उससे फ़वाइद हो सकते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद फिर से हम आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं और आज हम बात कर रहे हैं अजवा के हवाले से, अजवा खजूर के हवाले से। हमारे साथ मोहतरम जुनैद इकबाल साहब हैं, हमारे साथ हैं मोहम्मद मुतीन साहब और एक कॉलर भी हमारे साथ, जल्दी से शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? फ़हीम साहब, नेमतुल्लाह हैदराबाद से। जनाब नेमतुल्लाह साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का एहसान है। और प्यारे प्यारे जुनैद भाई का भी अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों, और अपना पहले छोटी सी चीज कंफर्म करनी थी। जी जी। एक तो कलौंजी घर घर में पड़ी रहती है, ठीक है, कलौंजी ज़ाफ़रान, तो कलौंजी ज़ाफ़रान घर घर में पड़ी रहती है, इसका क्या तेल वेल ऑयल बन सकता है, खाने में खा सकते हैं? और दूसरी बात ये जो अजवा के बारे में पूछना है कि शुगर फ्री लोग खा सकते हैं और जिनका कम या हाई ब्लड प्रेशर हो तो भी यूज कर सकते हैं, इसका अगर आप बता दीजिए। बिल्कुल सही है जनाब, इस हवाले से हम बात करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, इस बारे में बात करते हैं, मगर एक बात जो आपने वक्फे से पहले की वो मेरे अभी तक मेरे जहन में, मैं चाह रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ी तफसील से ज़रा बताएं। शहद और कुरान अपने ऊपर लाजिम कर लो, ये आपने वो जो हदीस मुबारक, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए किस तरह लाजिम करने का हुक्म मिलता है, थोड़ी सी तफसील में हमें बताएं। देखिए ज़ाहिर ये तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे लिए तो ऐसा है कि हम उसको बिल्कुल उसी अंदाज से लेंगे, क्योंकि आपने फरमा दिया तो हक़ है। अब इसके बारे में कोई यहाँ डॉक्टर मौजूद होते तो डिटेल आपको ज़्यादा बेहतर बता पाते, लेकिन मेरा तो मानना ये है कि शहद में शिफा है, क्योंकि कुरान भी ये कहता है कि शहद में शिफा है। तो अब इस्तेमाल का तरीका जो है वो मतलब रोज़ाना की बुनियाद पर को पढ़ना मैं आपको बताऊँ मेरा अपना मानना क्या है। मैं अभी कोई तकरीबन 1.5 महीने तक जो है वो US रहा हूँ। मैंने एक चीज़ देखी ख़ास तौर पे कि US में अब वो केमिकलाइज जितनी भी चीज़ें या सिंथेटिक फूड्स जो हैं उससे हटके वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं, और ऑर्गेनिक उन्होंने अलग से जो है वो बाकायदा सेक्शंस बनाए हुए हैं। हम ये आप देखिए ना, हमारा मसला क्या हो गया है कि हम नॉर्मली होता ये है कि एलोपैथ में जाते हैं किसी बीमारी की सूरत में, हम जो है वो सिंथेटिक फूड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा केमिकलाइज हो गई हैं, हम ऑर्गेनिक्स की तरफ नहीं आते। अब अजवा है या शहद है या कलौंजी है या ज़ाफ़रान है, ये ज़ाहिर है ऑर्गेनिक फूड है। अच्छा, बात क्या है कि इसका कॉम्बिनेशन जो है इस पर तो बरसों से डिस्कस हो रहा है साहब कि अगर दिल का मर्ज़ है, ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, शुगर का मर्ज़ है, आप शहद का भी इस्तेमाल करते हैं, आप अजवा का भी इस्तेमाल करते हैं, आप मुख्तलिफ़ चीज़ों। कलौंजी के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि मौत के अलावा हर मरज़ का इलाज जो है इसमें मौजूद है। तो एक्चुअल हमें अल्लाह ने सारी नेमतें दी हुई हैं, हम इस्तेमाल नहीं करते बुनियादी तौर पर फ़हीम भाई। और मेरा मानना यह है, मैं देखें ये वजह नहीं है कि मैं चूँकि मैंने इस शिफा अजवा का कमर्शियल किया है तो मैं इस बात को इंडोर्स कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा कि मैंने पहले इसको खुद इस्तेमाल किया, मैंने महसूस किया कि इसके अंदर जो है वो अपना अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास कुछ ऐसी मतलब जो है वो बातें रखी हैं इन तमाम ख़ास तौर पे नेमतों के अंदर कि मुझे खुद महसूस हुआ मेरे जिस्म के अंदर कि जी मुझे कहीं सुस्ती महसूस होती थी या कहीं मुझे जो है वो अपना कबात महसूस होती थी, मैंने अपने आप को बड़ा एक्टिव महसूस किया। तो
हर मर्ज का इलाज इसमें मौजूद है। बिल्कुल अब इस्तेमाल का जो तरीका है वो बुनियादी तौर पे अहम बात है। बिल्कुल सही। अच्छा मतीन साहब, अमराज क़ल्ब की बातें हो रही थी कि वक्फे से पहले कि दिल के आर्जे में मुब्तला लोग हैं वो इसे बड़े मतलब शौक से इसे जो है ना इस दवा के तौर पे इसे इस्तेमाल करते हैं और उसे बड़ा फ़ायदा भी हासिल करते हैं। तो दिल के अमराज वो किस किस्म के जो है ना वो लोग जो हैं वो बताइएगा थोड़ा सा कि वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्चुअली इस पेस्ट में क्या क्या है, ज़रा थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कीजिए। देखिए जी, एक तो ये कि इस पेस्ट के अंदर अजवा खजूर है, शहद है, कलौंजी है, ज़ाफ़रान है और सबसे बड़ी चीज़ के अजवा खजूर की गुठली का पाउडर। जैसा कि अभी जुनैद भाई ने भी फरमाया कि अल्लाह के नबी ने साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि साद अजवा गुठली समेत कूट कर खा लो तो इसमें शिफा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, तो ये तो एक इंडिकेशन है एक उम्मत मुस्लिमा के लिए कि हार्ट के मर्ज़ का जो इलाज है वो दरियाफ्त हो चुका है। तो हमें इधर उधर भटकने की अब ज़रूरत नहीं है। तो क्या इलाज को छोड़ के ये इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, इलाज जो अगर आपने डॉक्टर से कोई कंसल्ट कर लिया है और अगर डॉक्टर्स ने आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी है तो आप उन्हें जारी रखें, लेकिन इसका सहारा भी आप लें, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया इसमें शिफा है तो इंशाल्लाह शिफा ज़रूर होनी है। और ऐसा ना हो कि आपका यकीन और ईमान तो इस बात पर है नहीं कि पता नहीं इससे क्या होना है, पता नहीं इससे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, आप इसको खा रहे हैं और खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत ख़राब होगा, आप कहें जी इस से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात तो ईमान की है, सही, कि आपका ईमान भी इस बात पर होना चाहिए। ठीक। अच्छा मतीन साहब, जैसे कि अभी नेमतुल्लाह साहब ने हैदराबाद से कॉल किया, वो ये जानना चाह रहे थे कि अगर जो शुगर के मरीज़ जो हैं और जो हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं क्या वो भी ये खा सकते हैं अजवा खजूर या इसकी पेस्ट? बिल्कुल, किसी भी मर्ज़ में, जैसे अभी मैंने पहले भी फरमाया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इसे अजवा खाओ, अजवा में शफा है। आपने शहद के बारे में भी फरमाया कि शहद खाओ, शहद में शफा। आपने किसी पर्टिकुलर मर्ज़ की तरफ तो इशारा ही नहीं किया कि फ़ला मर्ज़ में खाना है, सिर्फ उस मर्ज़ में नहीं खाना। या जैसे अभी साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के सीने में दिल में दर्द हुआ तो आपने फरमाया कि अजवा खाओ, तो आपने इस मर्ज़ के लिए भी कहा अजवा खाओ, तो आपने कहा कि अजवा खाओ, शहद खाओ, कलौंजी खाओ, इसमें शिफा है। तो आप किसी भी मर्ज़ में, शुगर का मर्ज़ है तो शुगर के मर्ज़ में आमतौर पर होता ही है कि अल्लाह के नबी ने कहा फ़र्ज़ शिफा है तो शिफा है। होता ये है कि लोग एहतियात तो करते नहीं हैं, वो तमाम चीज़ें जो सामने आती हैं खा लेते हैं। मीठा चाय आई तो चाय पी ली और कोई खीर आई तो खीर खा ली, मतलब हर वो चीज़ जो शुगर में मना है वो खा लेते हैं। अब उसके बाद अजवा अगर हम उनको रिकमेंड करते हैं वो अजवा का 1 चम्मच खाते हैं और अगर खुदा ना खाता शुगर शूट कर जाती है तो वो कहते हैं कि आपकी अजवा से शुगर शूट कर गई। सही। तो आप एहतियात भी तो करें ना जी। सही। अच्छा जुनैद भाई, ये ज़रा जो अजवा के नाम पे और ये सुन्नत और हदीस जो है ये लिख के सुन्नत के बारे में बता के और फिर ये जो 2 नंबर चीज़ें बेचने वाले जो लोग हैं ज़रा उनके बारे में फरमा दीजिए ज़रा दीन की रोशनी में कि वो किस तरह देखते हैं आप? ये तो बड़ी भयानक सूरत हाल है, मुझे बड़ी इससे कुड़न होती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि चंद टकों के एवज़ जो है वो हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी ना हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ है, ना हमें आखिरत का खौफ है। यानी मैंने यहाँ तक देखा कि शिफा अजवा के नाम पे मुझे अब्दुल हमीद साहब जिसके ओनर हैं बताते रहते हैं कि साहब वो बहुत से ऐसे लोग हैं, बल्कि इनका भी कोर्ट में मामला चल भी रहा है, केस भी चल रहा है। यानी ये बेचारे इस हद तक परेशान हो गए कि हमारा जब कमर्शियल ऑन एयर हुआ तो लोगों ने क्या किया कि इसी प्रोडक्ट की, सेम प्रोडक्ट के नेम से जो है वो 2 नंबर प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दी जो कि इंतहाई सब स्टैंडर्ड थी। मतलब उसमें आम सी खजूरें इस्तेमाल की जा रही हैं, शहद का भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कलौंजी का पता नहीं है, ज़ाफ़रान महंगा तरीन जो है प्रोडक्ट है उसका कुछ पता नहीं, और वो लोगों को बेचना शुरू कर दी। तो इन बेचारों के पास कॉल आना शुरू हो गई कि साहब इस तरह से हमने आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, उससे तो मजीद हमारी तबीयत ख़राब हो गई, मजीद हम परेशान हो गए। मैंने बताया साहब वो मेरी प्रोडक्ट नहीं है, मेरे नाम से ज़रूर बिक्री होगी, अगर मेरी प्रोडक्ट चाहिए तो आप इन नंबर्स पर रब्ता करें या इन जगहों पर आइए या इन आउटलेट से आप लीजिए। अब हुआ ये कि लोगों को एक तो मेरी समझ नहीं आता, वही बात है कि या तो उनको मरने का खौफ नहीं है या उनको कब्र का खौफ नहीं है कि चंद टके कमाने उसके बदले में जो है वो साहब आप अपनी दुनिया भी बेच देते हैं, अपनी आखिरत भी बेच दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये अजवा खजूर के बारे में हमने ये सुना है कि काफ़ी ये महंगी खजूर होती है, ज़रा इस बारे में मतीन साहब से जानें कितनी महंगी है और क्या एक आम आदमी इस्तेमाल कर सकता है, और इसके साथ साथ कि कौन कौन सी बीमारियों का इलाज जो है वो अजवा में है और इस पेस्ट से हम किन किन बीमारियों से इलाज हासिल कर सकते हैं, शिफा हासिल कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं अजवा के हवाले से। हम शिफाए अजवा पेस्ट के हवाले से बात कर रहे हैं। एक ऑर्डर हमारे साथ जल्दी से इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? सारा बात करें कराची से। सारा साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगी? मुझे जुनैद भाई से सवाल करना था कि असली शहद की पहचान बताएं कि असली शहद की पहचान क्या है। ये बहुत अहम सवाल किया आपने। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी हम जानते हैं जुनैद भाई से क्या पहचान है जी। अब मैं कैसे बताऊं क्या पहचान? मेरे पास कुछ देखिए, बुजुर्ग आदमी है आप, नहीं मैं का एक्सपीरियंस होगा। आपसे छोटा हूं बुजुर्ग ना बनाए मुझे। लेकिन बहरहाल देखिए, ये इसको इस तरह कर लें बात को कि ये बड़ी मुसीबत है कि इस वक्त हमें असली शहद मिलता नहीं। असली शहद मिलता है। प्रॉब्लम वही हो गई है ना कि हम 2 नंबरी पे इतना अब बिलीव करते हैं कि साहब बस किसी तरह से पैसा मिल जाए हमें, इधर से उधर से हर जगह से हम पैसा कमा लें। तो मैं अब ये तो नहीं बता सकता कि जी असली शहद की पहचान क्या है, लेकिन कोशिश ये करा करें कि जब शहद इस्तेमाल करें तो किसी ऐसी जगह से लें जहाँ पर थोड़ा आपको भरोसा हो कि हाँ जी यहाँ से सही चीज़ मिल जाएगी। बिल्कुल सही। मतीन साहब बताएंगे असली शहद की पहचान। सर जुनैद भाई ने बिल्कुल सही तारीफ की है कि कोई ऑथेंटिक जगह हो जिसका हमें पता हो कि कुछ मखसूस नाम होते हैं कि उनका पता होता है कि हाँ ये लोग अच्छी चीज़ बनाते हैं। और वैसे तो कोई थर्मोमीटर तो उसका है नहीं, कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिसको हम चेक करें कि शहद असली है या नकली है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शहद का इस्तेमाल करो। अब हमें ये सोच के कि अल्लाह के नबी ने कहा ये शहद जो भी मेरे सामने है इसको मैं इस्तेमाल करूँ, लेकिन इस जांचने की ज़रूरत नहीं है कि इसका कोई पैमाना लेकर आऊँ, पहले मैं जांचूँ फिर अल्लाह के नबी की हदीस पर अमल करूँ। आपका काम ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया खाओ, क्योंकि हमारे यहाँ फेक का तो निज़ाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हम ये सोच के कि अल्लाह के नबी ने फरमाया खाएं तो इंशाल्लाह अगर वो फेक भी हुआ तो इंशाल्लाह शफा होगी। मैं समझता हूं। बिल्कुल, आपने वक्फे में बड़ी खूबसूरत बात की थी कि उस हदीस के हवाले से शहद और कुरान को अपने ऊपर लाजिम कर लो। ये जो हदीस है इसको आपने जो एक्सप्लेन किया कि शहद जो है वो जिस्मानी तौर पे आपको सेहतमंद रखेगा और वो जो कुरान है वो रूहानी तौर पे मिलता। तो ये एक बड़ी अच्छी उसकी एक एक्सप्लेनेशन थी। अच्छा जनाब, तो अजवा खजूर महंगी क्यों होती है और कितनी महंगी होती है, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। फ़हीम भाई, अजवा खजूर महंगी क्यों होती है? इसलिए कि एक तो ये लिमिटेड एरियाज़ के अंदर होती है, ठीक है, मतलब सारी दुनिया में तो नहीं है। और जो चीज़ किसी ख़ास जगह पर हो और फिर उसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा हो, खाने वाले बहुत ज़्यादा हो, हर आदमी की कोशिश हो कि भाई मुझे मिले अजवा, तो ज़ाहिर है फिर वो मखसूस होने की वजह से फिर महंगी, इस वजह से महंगी। वैसे ओवरऑल हम देखते हैं कि अगर मैं सऊदी भी में गया और वहाँ भी मैंने देखा तो पाकिस्तान में भी तकरीबन रेट के हवाले से 2500 रुपये के राउंड अबाउट कीमत मैंने देखी है पाकिस्तान। 2500 रुपये किलो? जी, 2500 रुपये किलो के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, और अजवा खजूर से कौन कौन सी बीमारियों का इलाज मुमकिन है और किन किन बीमारियों के इलाज के लिए लोग जो है ये शिफाए अजवा ये इस्तेमाल करते हैं? असल में जी किसी पर्टिकुलर मर्ज के लिए तो ये है नहीं। ये तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई आप अजवा खाएँ, अजवा में शिफा है। तो ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जोड़ों के दर्द में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और वो कहते भी हैं कि जी हमारे जोड़ों में बहुत तकलीफ़ रहती है और हमने सारी दवाइयाँ इस्तेमाल करके देख ली हैं और सारे क्राइटेरियाज़ जो है हमने वो इख्तियार कर लिए हैं, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो वो, और इसके अलावा जोड़ों के दर्द के अलावा हार्ट के पेशेंट्स इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ब्लड प्रेशर में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये 3 ऐसे अमराज हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। ओके, बिल्कुल ठीक हो गया जी। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं बात कर रही हूँ समीना, इस्लामाबाद से। आपको खुश आमदीद कहते हैं समीना साहिबा, क्या कहेंगी? जी मैं सवाल करना चाहती हूँ मतीन साहब से। जी जी, मैं सवाल करना चाहती हूँ अपने वालिद साहब के हवाले से। सर मेरे वालिद साहब हार्ट पेशेंट हैं और उनका बाईपास हो चुका है। ठीक है। मैं इनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि ये मेरे वालिद को बहुत ज्यादा शिकायत रहती है जोड़ों पट्टों के दर्द की। ठीक है। क्या वो शिफाए अजवा पेस्ट उनके लिए मुफीद है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं? हार्ट पेशेंट भी है और जोड़ों पट्टों के दर्द भी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच समीना साहिबा। अच्छा, इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ये भी बता दीजिएगा कि कब किस तरह इस्तेमाल करना है इसे। देखिए जी, बात ये है कि इन्होंने थोड़ी जल्दबाजी की। उन्होंने बताया कि मेरे वालिद साहब जो है हार्ट पेशेंट हैं और उन्होंने बाईपास भी करवा लिया। जी। तो अगर इतनी थोड़ी सी जल्दी ना करती हैं और थोड़ा सा इत्मीनान से पहले शिफा अजवा का इस्तेमाल करती हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बाईपास की नौबत ही ना आती। और जोड़ों पट्टों के लिए तो बहुत ही शानदार चीज़ है और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि कोई भी ताकत की चीज़ जो है वो सुबह नहार मुँह ली जाए। अच्छा। तो हमने शिफा अजवा का पेस्ट का जो टाइम मुकर्रर किया है वो भी सुबह नहार मुँह, नाश्ते से कम आधा घंटा पहले। अच्छा। आप 1 चम्मच सिंपली खा लें, 1 चम्मच सिंपल। सारे दिन में एक ही दफ़ा लेने से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है इसको। आप कभी बूढ़े नहीं होंगे।
इंशाल्लाह। अब पता चला मुझे जुनैद भाई आपका राज। अच्छा, क्या राज? जवान रहने का। अच्छा, जवान रहने का शिफा अजवा। हाँ नहीं, शिफा अजवा तो मैं बड़ा, आप समझ लें, कॉन्स्टेंटली यूज़ करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि इवन मेरे घर के अंदर जो है मैंने वो टैग लाइन भी इसकी यही दी थी कि शिफा अजवा पेस्ट बेसिकली मेरी फैमिली का टेस्ट। हाँ, तो इनको समझ आ गई। तो हमारे घर में इस्तेमाल होता है और प्रॉपर इस्तेमाल होता है। बल्कि ये होता है कि जब ख़त्म होने वाला होता है तो मैं, चूँकि अब्दुल हमीद साहब तो ज़ाहिर है हमारे अब बिल्कुल एक फैमिली फ्रेंड की तरह है घर के, बिल्कुल, तो उसी वक्त मैं उनको कॉल करता हूँ, अब्दुल हमीद भाई ख़त्म हो रहा है, तो फ़ौरन जो है वो, मतलब हमें ख़त्म होने से पहले हमारे घर में शिफा अजवा पेस्ट चाहिए होता है। बस अब्दुल हमीद साहब से मुझे भी दोस्ती करनी पड़ेगी। मुझे मैं आपको बताऊँ, ये इसलिए भी अच्छा है कि ये थोड़ी सी तरबियत हमें बच्चों की खुद भी करनी चाहिए। हम, चूँकि मैंने आपसे कहा ना कि ना हमारा फूड अब सही रहा, ना हम खाने पीने की तरफ, जंक फूड की तरफ हम बहुत ज़्यादा जा चुके हैं। यानी हम बर्गर्स और पिज्ज़ाज और फला, मतलब ना उस तरह की हमारी खुराक रही। जी। और फिर जिस तरह से अब यंग जनरेशन की ग्रोथ हो रही है, आप देखिए, एक ज़माना था कि आपको याद होगा वालिदैन जो थे वो बाकायदा बाय हुक और बाय क्रुक जो है बच्चों को दूध पिलाया करते थे। जी हाँ, रात को सोते वक्त बेटा दूध जरूर पीना है आपने। क्यों? कि वो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। आज आप देखिए, आप यंग जनरेशन से पूछे, रात को सोते वक्त वो दूध ही नहीं पीते। अच्छा, एक चीज और भी थी कि दही आपकी खुराक का लाजमी हिस्सा था। अब जब पेट खराब होता है, हकीम लुकमान का कहना है कि मुझे समझ नहीं आता कि दही खाने वाला मर क्यों जाता है। मतलब इतनी शिफा है इसमें, मर क्यों जाता है। अब समझ रहे, हम जो है वो बुनियादी तौर पे इस्तेमाल ही नहीं करते। अच्छा, अब चूंकि वो चीज़ें रही नहीं, वो तरबियत रही नहीं, वो माहौल रहा नहीं, यंग जनरेशन को उस तरह से हमने अवेयरनेस नहीं दी। एक्चुअल मैं ये समझता हूँ कि अब्दुल हमीद साहब ने बुनियादी तौर पे इस प्रोडक्ट को लॉन्च करके जो है ना, वो तमाम हमारी जो भूली बिसरी जो यादें थी ना, उसको ताज़ा किया है। इन्होंने रिकॉल किया उन तमाम चीज़ों को कि आप अपनी असल की तरफ आइए। मैंने आपसे कहा ना कि हमें ऑर्गेनिक्स की तरफ आना चाहिए, हमें शहद की तरफ आना चाहिए, हमें कलौंजी की तरफ आना चाहिए, हमें जो है वो अपना अजवा खजूर की तरफ आना चाहिए, हमें ज़ाफ़रान की तरफ आना चाहिए, हमारे दस्तरखान पर जैतून होना चाहिए, सिरका होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरफ अगर मेरा ख्याल है तवज्जो करें और इस तरह से सोचें तो इसके नताइज बहुत बेहतर होंगे। बल्कि एक और चीज़ मैं आपको बताऊं फ़हीम भाई, कि हम लाखों रुपया जो है वो डॉक्टर्स को दे देते हैं, सही, हॉस्पिटल्स में खर्च कर देते हैं। मेरी बात को तवज्जो से समझिएगा कि ब्लड प्रेशर का मर्ज है, जोड़ों का मर्ज है, या हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, शुगर का प्रॉब्लम हो गया, हम हज़ारों लाखों रुपया डॉक्टर्स को दे देते हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे होते हैं। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पे अमल करते हुए, कौल रसूल को हक जानते हुए अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए ये जो शिफा है ना, ये शय में नहीं होती। शिफा तो अल्लाह की तरफ से होती है, बेशक। जो चीज़ आप खा रहे हैं उसमें शिफा नहीं है, लेकिन इसकी फजीलत यूँ है कि ये दस्ते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगी हैं। जब बीरे रूहा का पानी, उस कुएं का पानी जिसमें लुआब दहन मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, आप सोचिए वो गुर्दों के मरीजों को पिला दिया जाता है, उनको शिफा हो जाती है, जिनके डायलिसिस हो रहा होता है। तो जो पौधा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से लगा है, उसमें कितनी शिफा कैसे नहीं हो सकती। वाह वाह वाह, क्या बात। सर, एक कॉलर हमारे साथ जल्दी से शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं आयशा खान डिफेंस कराची से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल जो है जुनैद सर से है। मेरा सवाल ये है कि आप एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं और हम आपको अक्सर दीनी प्रोग्रामों में भी देखते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं, मशवरा देते हैं कि अजवा पेस्ट को किसी भी बीमारी में हम इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं सिर्फ मशवरा नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको ये समझ लीजिए कि अपना ताकीद करूंगा कि दुनिया में जहाँ जहाँ इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है, शिफा अजवा पेस्ट इस वक्त आप ज़ाहिर है क्योंकि ख़ास तौर पर उस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको ये ताकीद करूँगा कि आप अपने घर का एक ख़ास हिस्सा बनाएं इसको। आपके घर के अंदर शिफा अजवा पेस्ट मौजूद होना चाहिए और वो बड़ों से लेके, यानी बुजुर्गों से, बूढ़ों से लेके जो है बच्चों तक के इस्तेमाल में होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है जनाब। एक हमारे साथ फुरकान बॉबी साहब भी होते हैं और इनसे हमने दरख्वास्त करेंगे कि कोई थोड़ी से एक खूबसूरत सा एक कलाम सुना दे जाते जाते, क्योंकि इसकी कमी महसूस मैं भी कर रहा हूँ और आप सारे दोस्त भी कर रहे हैं। तो भाई क्या सुनाएंगे आप? बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का एक कलाम है, मैं पेश करता हूँ आपकी इजाज़त से। जनाब जनाब जनाब। तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेती बोड़ी में तबीबा
नहीं तो मैं मर गईया छेती बोड़ी में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके तैया तैया छेती बोड़ी में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया छेती बोड़ी में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया इस इश्क दी झंगी विच मोर बुलेंदा इस इश्क दी झंगी विच मोर बुलेंदा सानू किबला ते काबा सोना यार दिसेंदा सानू घायल करके सानू घायल करके सानू घायल करके फिर खबर न लिया छेती बोड़ी में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया छेती बोड़ी में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके तैया तैया छेती बोड़ी में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया छेती बोड़ी में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया क्या बात है जनाब, बहुत खूब बॉबी, थैंक यू। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल अपने अख्ताम की तरफ आ रहा है, तो मैं मतीन साहब से ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया कि कुछ लोग इस नाम से जो है वो शिफाए अजवा पेस्ट भी बेच रहे हैं, जो कि आप रिकमेंड नहीं करते हैं, जो उस मेयार के मुताबिक नहीं है जो खालिस है। तो जो असल शिफाए अजवा पेस्ट है वो कहाँ पे अवेलेबल है, ज़रा ये प्लीज़ बता दीजिए। देखिए जी, एक तो ये कि हम उसकी मार्केटिंग खुद करते हैं, ठीक है, और यही वजह थी मार्केटिंग करने की कि ये फेक जो लोग हैं ये मार्केट में ना आ सके। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि फेक लोग फिर भी ज़रा सी कोई चीज़ पॉपुलर होती है वो मार्केट में आ जाते हैं। ये हम लोग इसकी होम डिलीवरी सर्विस करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा ये इम्तियाज़ स्टोर्स और बड़े बड़े स्टोर्स पर दस्तयाब है। ठीक है, और आपकी वेबसाइट के ऊपर बाकी तफसीलात? जी, वेबसाइट में पूरी तफसील। ठीक है जी, तो वेबसाइट है www.ajwagold.com, यहाँ पर रब्ता कीजिए आप। सर थैंक यू सो मच जुनैद साहब, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच मतीन साहब, आप भी तशरीफ़ लाए, और मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप ये सिलसिला जारी रखिएगा, तशरीफ़ लाते रहिएगा। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। यकीनन आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। फ़हीम अब्बास और फुरकान बॉबी को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।